हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे 8 जुलाई का द हिंदू के न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल्स है उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ये आपका सीएपीएफ और सिविल सर्विस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और जितना आज हम लोग को इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मिले हैं उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। तो पहला आर्टिकल देखते हैं, बियॉन्ड 3C एंड न्यू लेक्सिकन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाई रिलेशनशिप के इन्वॉल्विंग नेचर पर फोकस है। जो ट्रेडिशनल 3C आपका कॉमनवेल्थ, क्रिकेट एंड करी, और 3D जिसपे डेमोक्रेसी, डायस्पोरा एंड दोस्ती पर से आगे बढ़ चुका है। हम लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इस आर्टिकल का जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से इंडिया और एक्सपोर्ट को जीरो ड्यूटी एसेस मिला है। दोनों देशों में टारगेट बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक पहुंचाना है। डिफेंस सिक्योरिटी में म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाता है थ्रू जॉइंट एक्सरसाइज लाइक ऑक्सीडेक्स और मालाबार। जो है आपका मालाबार एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। अब फोकस साइबर, एआई, ड्रोन्स और शिप बिल्डिंग को प्रोडक्शन में हम लोग ध्यान देंगे। इसमें ई फैक्टर क्या होगा, एनर्जी, जैसे ई फैक्टर एनर्जी एजुकेशन में नए पिलर हैं। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट और ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल यूरेनियम सप्लाई स्ट्रॉन्ग सिंक है। ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी अब इंडिया में कैंपस खोल रहे हैं जो दोनों देशों के दोस्ती को दिखाता है। इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए दोनों देश क्वाड और IORA, जिसमें इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन के थ्रू एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहे हैं। इस आर्टिकल से क्रक्स क्या होंगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाई अब स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डायमेंशन में डाइवर्सिफाई हो चुका है। ये पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी और रेसिलिएंट सप्लाई चेन पे, ग्रीन एनर्जी और ट्रांसमिशन सिक्योर करने के लिए बहुत क्रिटिकल है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, इंडिया इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट आफ्टर अ वेस्ट एशियन क्राइसिस। वेस्ट एशिया क्राइसिस जैसे स्पेसिफिक स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्मलाइज करता है। ये आर्टिकल स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्मलाइजेशन के बाद माइक्रो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट और चैलेंजेस पर डिस्कस करता है। NSO के एस्टिमेट के मुताबिक पोस्ट कोविड रिकवरी स्ट्रॉन्ग है। RBI ने 2026-2027 के लिए रियल GDP ग्रोथ 6.6 प्रोजेक्ट किया है। वेस्ट एशिया पीस से क्रूड ऑयल का प्राइस नॉर्मलाइज रहने की उम्मीद है। फिस्कल प्रोस्पेक्ट हायर नॉमिनल GDP ग्रोथ अप्रॉक्स 10.1 से टैक्स रेवेन्यू बढ़कर बेहतर है। फिजिकल डेफिसिट आपका 4.3 और GDP तक मॉनिटर किया जा रहा है। RBI के डिविडेंड जैसे 2.69 लाख करोड़ से फिजिकल हेल्थ को सपोर्ट मिलेगा। एग्रीकल्चर पे क्या रिस्क पड़ेंगे, तो मॉनसून डिफिशियंसी जैसे एल नीनो का इफेक्ट और फर्टिलाइज़र शॉर्टेज के लिए वजह से आपका खरीफ एंड रबी क्रॉप पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है।
इंडिया के क्रूड इंपोर्ट डिफरेंसी अब अभी भी आपका 90% से ज़्यादा है, इसलिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व को बिल्ड करना और अल्टरनेटिव ग्रीन एनर्जी स्टैंडर्ड पर शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। इस आर्टिकल का कंक्लूजन क्या होगा? ग्लोबल क्रूड स्टेबलाइजेशन इंडिया के फिजिकल डिफिसिट और ग्रोथ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए इंडिया के एनर्जी ट्रांसमिशन एक्सलेट करने और डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सप्लाई स्टॉक को एड्रेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे डिसेप्टिव डिस्प्यूट। जैसे ताजमहल को तेजो महालिया हिंदू टेम्पल के घोषित करने वाली सिविक सूट और उससे जुड़ी लीगल कंट्रोवर्सी पर ये आर्टिकल बात करते हैं। जैसे ये एग्ज़ाम के रिलेवेंट क्या होंगे? ताजमहल को हिंदू टेम्पल बनाने वाली थ्योरी जिसे PNO की 20th सेंचुरी राइटिंग पर बेस है। इसके हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट ने ड्यू हिस्ट्री माने हिस्ट्री के पहले देखकर खारिज कर दिया है। जैसे शाहजहां द्वारा इसके निर्माण कंक्रीट कंटेम्प्रेरी और आर्किटेक्चर सबूत है। जुडिशियल विजिलेंस क्या है? आर्टिकल के मुताबिक कोर्ट को बिना किसी सस्टेनेबल कोर्स पर एक्शन लेने से प्रोस्पेक्टिव हिस्ट्री क्लेम पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसे पॉलिटिकल नैरेटिव का प्रमोट करने के लिए लीगल प्रोसेस और मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो ताजमहल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो आपका 1983 में लिस्ट हुआ था। ऐसे कंट्रोवर्सी से इंडिया का इंटरनेशनल इमेज प्रभावित होता है और लोकल टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी पर नुकसान पहुंचती है। इस आर्टिकल से हम लोग यही करेक्शन निकाल सकते हैं, जैसे कोर्ट का किसी सबूत के बिना किसी चीज़ पे क्लेम या रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट का प्रोटेक्शन, रूल ऑफ लॉ एंड हिस्ट्री हेरिटेज प्रिजर्वेशन पर प्रिंसिपल को जोड़ देना चाहिए। चलो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। तो ये आर्टिकल ग्रैंड एम्बिशन पे है। एम्बिशन जैसे ये आर्टिकल इंडिया के कोऑपरेटिव सेक्टर को एक्सपेंशन और उसकी रेगुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस है। ये हम लोग के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या रिलेवेंट होंगे, जैसे कोऑपरेटिव मॉडल हाइपर कॉम्पिटिटिव कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर का एक सोशल और वर्कर सेंट्रिक अल्टरनेटिव है। मिनिस्ट्री और कॉरपोरेशन इसकी कैपेबिलिटी पे बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी एंड को इनहेरेंस पर काम कर रही है। प्राइमरी एग्रीकल्चर जैसे क्रेडिट सोसाइटी को रिफॉर्म करके मल्टीफोस्ट रूरल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो अब 25 से ज़्यादा बिजनेसेस को एक्टिव हैंडल कर सकती है। कोऑपरेटिव अब सिर्फ एग्रीकल्चर और डेयरी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बैंकिंग सेक्टर, सर्विस, हाउसिंग, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट जिससे बढ़ते सेक्टर में डाइवर्सिटी हो रही है। चैलेंजेस क्या क्या होंगे, जैसे करप्शन, इनएफिशिएंसी और सेंट्रलाइजेशन का डर,
से सेक्टर के बड़ी चिंता हो रही है, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल कंट्रोल बनाए रखना जरूरी है। इस आर्टिकल्स का कंक्लूजन ये हो सकता है कि एक वेल कोऑर्डिनेशन एंड मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेटिव अप्रोच ग्लोबल कैपिटलिज्म के नेगेटिव सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को बैलेंस कर सकता है और इंडिया के रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ को ग्रासरूट पे लेवल पर एम्पावर कर सकता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। ये आर्टिकल वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और पब्लिक हेल्थ केयर आउटकम के आपसी गहरे रिश्ते पर बात करते हैं। इसमें देखिए आर्टिकल उसी टाइप का लिखा हुआ है, लिंकिंग वुमेन इनकम एंड हेल्थ केयर। तो इंडिया में एक तरफ फीमेल लेबर फोर्स को पार्टिसिपेशन बढ़ाना है और दूसरी तरफ नॉन कम्युनिकेशन डिजीज जैसे डायबिटीज हाइपरटेंशन को भी बर्डन कम करना है। जब 2018 में ईपीएफ रिफॉर्म से न्यूली एम्प्लॉयड वुमेन की टेक होम सैलरी बढ़ रही है, तो देखा गया है कि फीमेल लेड हाउसहोल्ड का इमीडिएट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। तो कम खर्चा का मतलब नेग्लेक्ट नहीं है, महिलाओं के एडिशनल इनकम को न्यूट्रिशन और फिजिकल फिटनेस जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ में इन्वेस्ट किया गया है, जिससे फ्यूचर इलनेस और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का पर कम हो। तो वुमेन इकोनॉमिक एजेंसी बढ़ने वाली पॉलिसी में हेल्थ सेक्टर को प्रोएक्टिवली रिलीफ पहुंचाती है। इस आर्टिकल का कंक्लूजन ये हो सकता है, महिलाओं का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सिर्फ लेबर मार्केट तक सीमित नहीं है, जबकि हाउसहोल्ड स्पेंडिंग पर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन की तरफ मोर कर इंडिया का ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम को बर्डन कम करना है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। इंडिया's EV transition cannot afford to ignore retrofitment। चलिए इस आर्टिकल का, जैसे ईवी ट्रांजिशन में पूरी तरह आईसी व्हीकल जो ईवी में बदला जा रहा है उसको हाईलाइट करता है। तो प्रॉब्लम क्या आई है, इंडिया में नई ईवी सेल बढ़ रही है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 8.5 का शेयर था, लेकिन अभी भी सबको 30 करोड़ से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल और डीजल व्हीकल अभी भी चल रही है, जो एनर्जी वल्नरेबिलिटी बढ़ाती है। ये नए ईवी खरीदने से सस्ता है और मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल है, इसलिए रिसोर्स वेस्ट होने के लिए से बचाया जा सकता है, एक सर्कुलर मोबिलिटी इकोनॉमिक बनाती है। रिट्रोफिटिंग इकोसिस्टम से लोकल लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन जॉब जनरेट होंगी और टेक्निकल मैकेनिकल और सर्विस सेंटर खुलेंगे। इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क चाहिए जिससे स्टैंडर्डाइज पॉलिसी एंड फॉर्मल फाइनेंसिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट जीएसटी रैशनलाइजेशन और ईएमई ड्राइव स्कीम जैसे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उस पर जोर देना जरूरी है। तो इस आर्टिकल का कंक्लूजन ये होगा कि इंडिया को सिर्फ नए ईवी बेचने पर फोकस नहीं करना चाहिए, पुरानी गाड़ियों को रिट्रोफिट मतलब पुरानी गाड़ियों को ही मॉडिफाई करके ईवी बनाना चाहिए, जिससे सस्टेनेबल एक्सक्लूसिव रिसोर्स एफिशिएंस ग्रीन मोबिलिटी ट्रांजिशन पे अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, स्कूल ड्रॉप आउट रेट फॉल अक्रॉस की स्टेट्स रिपोर्ट। ये आर्टिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री की UDSE प्लस रिपोर्ट 2025-26 पर बेस्ड है, जो इंडिया के स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पॉजिटिव स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट को हाईलाइट करता है। जैसे
प्रायोरिटी लेवल क्लास 3 से 5 पर ड्रॉप आउट रेट कम होकर 1.8 और सेकेंडरी लेवल पर जैसे 9 से 12 पर 7.0 हो गया है। सेकेंडरी लेवल का ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बढ़कर 71.7 हो गया है। अब मिडिल और सेकेंडरी लेवल पर स्टूडेंट रिटेंशन रेट भी बहुत सुधार हुआ है। इंडिया का टीचिंग फोर्स में अब 54.9 वुमेन है, जो एजुकेशन सेक्टर में बेहतर जेंडर रिप्रेजेंटेटिव को दर्शाता है। स्कूल में कंप्यूटर एसेस 6.9 और इंटरनेट एक्टिविटी 67.4% से तेजी बढ़ रही है। इसके अलावा गर्ल टॉयलेट 98.5 एंड इलेक्ट्रिसिटी 95 जिसे बढ़ के आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर वृद्धि हुई है। इस आर्टिकल का मेन क्रक्स होंगे UDISE प्लस के डाटा से पता चलता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस ड्रॉप आउट और पॉजिटिव जेंडर शिफ्ट के कारण इंडिया का स्कूल इकोसिस्टम एक्सक्लूसिव ग्रोथ और क्वांटिटिव एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। हाईकोर्ट अपहोल्ड यूनिफॉर्म लीगल मैरिज एज फॉर ऑल रिलीजियस। यह आर्टिकल इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट पर फोकस करता है, जो पर्सनल लॉ और सेकुलर लॉ पर बीच में कॉन्फ्लिक्ट एड्रेस करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत प्रिस्क्राइब की गई मिनिमम एज सब सिटीजन पर बराबर लागू होता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन से हो। कोर्ट ने साफ किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रोबेबिलिटी बेस्ड मैरिज रूल सेंट्रल स्टेटरी लॉ को ओवरसाइड नहीं कर सकता है। जजमेंट में केरला हाई कोर्ट को प्रोसीड का एग्रीमेंट किया है, जिससे कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र की शादी पर परमिट करना का पॉस्को एक्ट 2012 के खिलाफ होंगे, जो माइनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप क्रिमिनलाइज करता है। इस आर्टिकल का मेन फैक्ट्स होंगे जजमेंट चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करना और प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म लाने के लिए सेकुलर लॉ एंड सुप्रीमेसी को रीइंफोर्स करना, जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के डिबेट को लिए बहुत रिलेवेंट है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। प्ली क्लेम साइलेंट कंपल्सन इन E20 पेट्रोल रोल आउट। E20 पेट्रोल जैसे 20% इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल है के रोल आउट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने में फाइल किया एक पिटीशन के बारे में बात कर रही है। पिटीशन के मुताबिक गवर्नमेंट का नेशनल वाइड E20 मार्केट बनाना एक तरफ से इनडायरेक्ट या साइलेंट प्रेशर है। इसमें लेगेसी जैसे पुरानी व्हीकल के लिए केमिकल कंपोजिशन एंड सेफगार्ड के लिए ट्रांसपेरेंसी मांगी गई है। पिटीशन में आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रोडक्ट की कंपोजिशन और कैपेबिलिटी को जानने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इथेनॉल हाइड्रोस्कोपिक होता है, जो फ्यूल सिस्टम को अफेक्ट करता है। इससे एनर्जी डेंसिटी कम हो रही है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी और इंजन पर लाइफ पर असर पड़ता है। डिमांड क्या रखा है? पिटीशन इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को रोल बैक करने के लिए नहीं है, बल्कि कंज्यूमर के लिए राइट्स टू नो और एक इंडिपेंडेंट एक्सपोर्ट कमेटी बनाने की मांग की है। इस आर्टिकल का मेन टेक्स्ट में वेलफेयर या एनवायरमेंटल पॉलिसी इंप्लीमेंट करते वक्त कंज्यूमर राइट एंड सेफ्टी अवेयरनेस को इग्नोर
नहीं किया जा सकता है। ग्रीन ट्रांसमिशन में टेक्निकल और फिजिबिलिटी तो पब्लिक ट्रांसपेरेंसी दोनों का बैलेंस करना जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, मोदी बेट्स और 2 स्टेट सॉल्यूशन टू आयरन आउट इजराइल पैलेस्टीन इशू। यह आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंडोनेशिया विजिट और इंडिया के मिडिल ईस्ट पर पॉलिसी पर फोकस करता है। जैसे ग्लोबल टर्बुलेंस के दौरान पीएम मोदी ने जकार्ता में इजराइल और फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन और लास्टिंग पीस पर इंडिया का पारंपरिक सपोर्ट को दोहराता है। इंडिया का मानना है कि जियोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी अब पहले से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। पीएम मोदी और इंडोनेशिया प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो ने वेस्ट एशिया पर वैश्विक राहड़ों पर चिंता जताई है। दोनों देशों ने 14 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत इंडिया इंडोनेशिया का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड अस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल डिलीवर करेगा। इस आर्टिकल का मेन टेक्स्ट क्या है, ये मीट इंडिया के इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इससे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत साउथ एशिया में एक बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्टर और सिक्योरिटी प्रोवाइड के रूप में उभरने के दर्शाती है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये आर्टिकल, आज हम लोग का आर्टिकल ज़्यादा था तो हम लोग ने डिस्कस किया मेन क्रक्स और देखे अलग अलग डायमेंशन को। तो टेलीग्राम में जुड़िए PDF और अदर सब्जेक्ट के लिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।